बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं सिल्वी खान। आज हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे वो मुलाहिज़ा कीजिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी सबसे पहले बिलावल भुट्टो ने की, जिसकी देखा देखी दीगर सियासतदानों ने भी की। खिलाफ वर्जी पर मुतादिद सियासी जमातों और सियासी शख्सियात ने इलेक्शन कमीशन GB ने नोटिस जारी कर दिए। राजा शहबाज ने इलेक्शन में धांधली के बयान को भी मुस्तरद कर दिया। चिल्लास RHQ अस्पताल में सहूलियात की अदम दस्तियाबी, बिजली लोड शेडिंग, एक्सरे लैब और टेस्ट लैब की गैर फ़ाली मुस्लिम लीग नून के 5 साला कारकर्दगी पर जोरदार तमाशा। शहरियों की मुस्लिम लीग नून पर सख्त तनकीद। ज़िली हेडक्वार्टर गाकोच में ताजरों का ज़िली इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज, बाजार मुकम्मल बंद कर दिया। बाजार में कोई सहूलत नहीं। इंतज़ामिया जुर्माने के नाम पर आए रोज़ भत्ता वसूल कर रही है। इंतज़ामिया बाजार में मुकम्मल सहूलियात दे। ताजरों ने मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। खेलों के फरोग के दावे फकत दावे ही रहे। गिलगित बल्तिस्तान में जवानों के लिए खेलों के मैदान ना बन सके। जवान कहते हैं खेलों के मैदान ना होने के बाइस वो अपनी सलाहियत कौमी सतह पर नहीं दिखा पाते। और खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में आज आपको सैर कराएंगे चंदा वैली की। देखते रहिए K2 टेलीविजन। जी नाज़रीन, आपने जान ली कि आज खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में हम किन किन मौज़ूआत पर बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं और आपको बताते चले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने कहा है कि इस मरतबा के इलेक्शन में फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं होगा। तफसीलात से आपको आगाह करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने कहा है कि गिलगित का इलेक्शन साफ और शफाफ और आज़ादाना होगा। धांधली की अफवाहें बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि 2020 में वोटर्स की तादाद में 1 लाख से ज़ायद का फ़र्क आया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इस मरतबा के इलेक्शन में फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं होगा। पुलिस, रेंजर्स, FC के एहलकार सिक्योरिटी देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा हिदायत की सबसे पहले खिलाफ वर्जी की, जिसको देखते देखते दीगर सियासतदानों ने भी इस रविश को अपनाया। राजा शहबाज खान ने कहा कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन GB ने मुख्तलिफ सियासी जमातों और सियासी शख्सियात को नोटिस जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने K2 टेलीविजन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अब तक के इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से आगाही दी गई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज साहब। हम इनसे बात करेंगे अभी तक की कारकर्दगी और 15 नवंबर के जो इलेक्शन है उस हवाले से मजीद क्या इकदाम को फ़रोग देंगे। राय साहब, आपने कोरोना SOPs और दीगर इलेक्शन के हवाले से जो SOPs है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करा के उसमें एक ज़ाब्ता अखलाक सियासी जमातों को पेश किया। अभी तक ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक सियासी जमातों की तरफ से उस ज़ाब्ता अखलाक पे अमल दरामद नहीं हो रहा है, जिस पे आपने नोटिस भी जारी किया। आपका अगला लाए अमल क्या होगा इस हवाले से? बिल्कुल उसके स्ट्रिक्टली उस पर कंप्लाइंस हो रहे हैं। उसके अभी तक कोई 95 नोटिस मुख्तलिफ पार्टी के सरबराहों को, पार्टीज़ के जो उम्मीदवार हैं उनको दिया गया है। वो एक्शन प्रोसेस में है। इलेक्शन एक्ट के कानून के तहत वो प्रोसेस है। तो इसमें क्योंकि कानून सब के लिए बराबर है, नो बॉडी इज़ अबव द लॉ, तो इसमें तमाम कार्रवाई जो है ये इलेक्शन जो है साफ भी है, शफाफ भी है, मुंसनबे भी है और जनाब आज़ादाना भी है। तो इसके लिए हमने और मज़ीद हम इक़दाम कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये अच्छा इलेक्शन होगा। आईने पाकिस्तान के तहत इलेक्शन के गहमा गहमी में वफाकी वज़रा
किसी भी तरह के मामलात में इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते। इस वक्त वफाकी हुकूमत के वज़ीर उमूर कश्मीर भी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन एक्टिविटीज़ में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी भरपूर तरह के कैंपेन्स उन्होंने जारी रखी हुई। आपकी जानिब से मुतनब्बा करने के बावजूद, नोटिस जारी करने के बावजूद भी वो इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ अमल है। आपका अगला लाए अमल क्या होगा? क्या आप उन्हें सुबह बदर करने की तरफ जाएंगे? अब जो ला में प्रोवाइड हमने वो करना है। सुबह बदर वो किसी को हम ज़बरदस्ती वो तो नहीं कर सकते। जो कानून दफ़ा 34 इलेक्शन एक्ट के तहत है, मैंने तमाम मैनेजिंग अफसरों के लिए मैंने पावर डेलीगेट कर दिया और ला के अंदर है, उसके तहत कार्रवाई हो रही है उनके, और नोटिस सर्व किया है। ज़िला अस्तोर में पोस्टल बैलेट पेपर के हवाले से जालसाजी के शवाहिद सामने आए हैं। मीडिया पे भी वो रिपोर्ट हुआ है और आपके जो वहाँ पे जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने भी उस पर नोटिस लिए हुए। तो उनके ख़िलाफ़ अब इलेक्शन कमीशन क्या इकदाम उठाने जाएगा? आया कि वो FIA को दिया जाएगा केस, या इलेक्शन कमीशन ख़ुद उस पर तहकीकात करेगी? अभी तक तो कोई जाली अभी वो कास्ट ही नहीं हुआ ना। अभी इलेक्शन के दिन बहुत है, तो वो अगर जाली साबित हो गया तो वो तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा और जिन्होंने किया उसके खिलाफ एक्शन होगा। जी नाजरीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की गुफ्तगू आपने सुनी और अब बढ़ेंगे एक रिपोर्ट की जानिब। चिल्लास RHQ अस्पताल में सहूलियात की अदम दस्तियाबी, बिजली लोड शेडिंग, एक्सरे लैब और टेस्ट लैब की गैर फाली मुस्लिम लीग नून के 5 साला कारकर्दगी पर जोरदार तमाचा है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं फ़ख्र आलम कुरैशी। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला यामर का मरकज़ी शहर चिलास में। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं RHQ अस्पताल चिलास के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना, यहाँ पे बिजली लोड शेडिंग का इशू है, इसके बाद एक्सरे का काफ़ी बड़ा इशू है और एमरजेंसी का भी बड़ा मसला है। यहाँ पे आवाम दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आते हैं और यहाँ से उनको जो मौजूद उनको जो सहूलियात हुकूमत ने देनी है वो सहूलियात के अदम फराही और उसमें जो है हेल्थ डिपार्टमेंट मुकम्मल नाकाम हो चुका है। और मुस्लिम लीग नून की 5 साला जो कारकर्दगी है इस हवाले से भी यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं इसकी जानिब। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस हॉस्पिटल के अंदर मसाइल क्या हैं और आपको किन मुश्किलात का सामना है? यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर सबसे पहले तो दूर दराज इलाके से जो भी लोग आते हैं मरीज़ लेके आते हैं। यहाँ पर न टेस्ट का कोई सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम है, न एक्सरे का कोई टेक्नीशियन मौजूद होता है। सुबह 8 बजे आते हैं और 3-4 घंटे लगा के गायब हो जाते हैं। एक्सरे का प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है। गरीब लोग यहाँ पर आते हैं और बाज़ार से टेस्ट करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। इनके लिए बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे लिए चिलास अस्पताल में कोई सहूलत नहीं है, ना कोई दवाई मिलता है, ना किसी के लिए खून मिलता है, ना बीमारों के लिए कोई सफ़ेद निज़ाम है, ना बीमारों के लिए मुफ्त कोई इलाज की बंदोबस्त है, ना कोई उनके साथ जो रहने वालों के लिए बैठने के लिए कोई बंदोबस्त है। सब चीज़ बाहर से ख़रीद के लाना। जो लोग ऐसा गरीब आते हैं उनके पास अपने खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं और आपकी क्या मसाइल है? बस बिजली नहीं है यहाँ पे और एक्सरे सिस्टम भी नहीं। इनका कहना है कि यहाँ पे न टेस्ट सिस्टम मौजूद है और न लेबॉर्ट्री सिस्टम इनके यहाँ मौजूद है, न एक्सरे सिस्टम मौजूद है। एक तरफ से बिजली लोड शेडिंग है, दूसरी तरफ से आवाम सख्त ज़हनी अजियत का शिकार। जी नाजरीन, फ़ख्र आलम की रिपोर्ट आपने देख ली और अब आपको बताएं वफाकी वज़ीर उमूर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर अली अमीन गंडापुर अस्तोर में अवामी जलसे से अब से कुछ देर बाद खिताब करेंगे, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां कर ली गई हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ग़ुलाम मुर्तज़ा से। जी ग़ुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अस्तोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में मौजूद हूँ। नाजरीन, आपको बताना चलूँ कि अब से कुछ लम्हे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वजीर अली अमीन गंडापुर साहब पंडाल में तशरीफ लाने वाले हैं। इस वक्त पंडाल में 2500 से 3000 के करीब लोग पंडाल में हैं और इस वक्त सियासी व समाजी कारकुन और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारान भी इस पंडाल में मौजूद हैं। मुशाहिकीन बड़ी जोश खरोश के साथ अली अमीन गंडापुर साहब के इस्तकबाल के लिए नारे लगा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया ग़ुलाम मुर्तज़ा हमें आगाह करने का। और अब बढ़ेंगे अगले मौजू की जानिब और यहाँ पर आपको बताएं कि ज़िले हेडक्वार्टर गाहकोच में ताजरों ने ज़िले इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए गाहकोच बाज़ार मुकम्मल बंद कर दिया है। आपको बताएं कि गाहकोच में ताजरों ने ज़िले इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया है। ताजरों का कहना है कि इंतज़ामिया रोज़ाना की बुनियाद पर जुर्माने के नाम पर भत्ता वसूल कर रही है। बाज़ार में पीने का पानी का इंतज़ाम है, न स्ट्रीट लाइट्स का इंतज़ाम, न बाज़ार में डस्टबिन मौजूद है। ताजरों का कहना है कि पहले ताजरों को सहूलियात फराहम करें,
پھر جرمانے کریں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے تب تک احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک تاجر کو سٹی تھانے میں بند کر دیا گیا ہے، فوری طور پر اسے رہا کیا جائے۔ بازار میں رات کو اسٹریٹ لائٹس کا انتظام کیا جائے، بازار میں بجلی کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے۔ اور اب آپ کو یہاں پر بتائیں گے کہ گلگت بلتستان کے ہیڈ کوارٹر گلگت شہر میں نوجوان جدید دور میں بھی کھیلوں کے گراؤنڈ سے محروم ہے۔ ہر بار دعوے وعدے کر دیے جاتے ہیں مگر جوانوں کے لیے کھیلوں کے میدان نہیں بن پاتے۔ اس وقت ہمارے نمائندے خان شمالی گلگت سٹی میں جوانوں کے ساتھ موجود ہیں۔ کھیلوں کے میدان نہ ہونے پر جوان کیا کہتے ہیں، یہ تمام تر تفصیلات بتائیں گے خان شمالی۔ جی خان شمالی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں گلگت سٹی کے مین سٹی پارک میں موجود ہوں۔ ناظرین، کھیلوں کا جو گراؤنڈ ہے وہ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں، سوسائٹی کی تعمیر و ترقی میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، لیکن بڑی بدقسمتی کے ساتھ گلگت شہر جو کہ گلگت بلتستان کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں پر نہ کوئی کھیلوں کا گراؤنڈ ہے اور خصوصی طور پر کرکٹ کے لیے بہت بڑا ٹیلنٹ پایا جاتا ہے خصوصاً گلگت میں، اس کے لیے نہ کوئی گراؤنڈ موجود ہے اور نہ ہی کوئی دوسری فیسلٹی موجود ہے۔ میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں گلگت سٹی کے مین کرکٹ کے پلیئرز کی ایک بہت بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ پورے گلگت سٹی میں جو کہ ہیڈ کوارٹر ہے گلگت بلتستان کا گلگت سٹی، یہاں پر کرکٹ کا گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے کھلاڑیوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ جی آپ بتائیے گا کہ کھیلوں کا گراؤنڈ کسی بھی سوسائٹی کی تعمیر و ترقی میں نوجوانوں کو ایکسپلور کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن پورے گلگت سٹی میں کرکٹ کا کوئی گراؤنڈ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے پلیئرز کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں صرف ایک ہی ہارڈ بال کا گراؤنڈ ہے جو کہ بہت ناقص کنڈیشن میں ہے۔ یہاں کی پچ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ آپ کی پچ آپ کی ویسٹ سائڈ سے بال اٹھتی نہیں ہے، جیسے آپ کی اسی وجہ سے ہمارے گلگت بلتستان سے پلیٹ نکلتے نہیں ہیں۔ ہمارے گلگت بلتستان پاپولیشن 1.2 ملین پاپولیشن ہے، پھر بھی ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہمارے گلگت بلتستان کے کوئی نیشنل ٹیم میں نہیں ہے۔ وہ اس کی خاص وجہ کیا ہے، آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے، آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے، آپ کے پاس پچ نہیں ہے، آپ کے پاس کوچز نہیں ہے، گراس روٹ سے پلیئرز آتے نہیں ہیں۔ تو یہ مین ہم گورنمنٹ سے التجا کرتے ہیں کہ یار ہمیں مین ایک گراس روٹ کے لیے کوچ چاہیے اور اچھا فیسلٹی چاہیے، گراؤنڈ چاہیے اور اچھی پچ چاہیے جس سے لڑکے آ سکیں، جس سے لڑکوں میں انٹرسٹ پیدا ہو سکے۔ انٹرسٹ پیدا ہو گیا تو لڑکے آئیں گے، آگے آئیں گے، ان میں انٹرسٹ پیدا ہوگا، آگے آئیں گے، کھیلیں گے وہ لڑکے۔ اچھا، سابقہ حکومت میں بلند و بانگ دعوے کیے گئے کہ کھیلوں کی فروغ کے لیے صوبائی حکومت بڑا کردار ادا کر رہی ہے، کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، ابھی تک تو نہیں ہوا ہے، 2 سال آلموسٹ 2 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے کچھ۔ آئی ڈونٹ تھنک سو اس سے آگے ہوگا، اگر حکومت کرتی تو بہت پہلے کرتی ہے، ابھی تک تو کچھ کیا نہیں ہے۔ ابھی تک ہم لاسٹ 10 سال سے میں کرکٹ کھیل رہا ہوں، سیم ہی فیسلٹیز ہیں، کچھ ہو نہیں رہا، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کچھ ہوگا۔ جی آپ بتائیے گا کہ حکومت کا کردار کھیلوں کی فروغ کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، صوبائی حکومت کھیلوں کی فروغ کے لیے کیا کوئی عملی اقدامات کر رہی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا، اور سوشل میڈیا پہ آپ یقیناً یہ شیئر کریں گے تو لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ کیا ایشوز ہیں۔ آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں کچھ چیزیں مینشن کرنا چاہوں گا۔ گورنمنٹ جو تھی اس سے پہلے جو بھی گورنمنٹس آئی ہیں، میں ان کا وہ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن جو بھی گورنمنٹس آئی ہیں وہ اپنے اینڈ سے ایک کوشش بھی کی تھی پچھلے اپنا اسپیشلی میں کرکٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ 2 سالوں میں GBSL کے نام سے ایونٹ ہو رہا تھا، تو ایک اچھا اقدام تھا، ایک اچھا سٹیپ تھا ٹورڈز امپرومنٹ آف کرکٹ۔ تو لیکن اس کے بعد پھر یہ کووڈ کی وجہ سے بھی ایشوز آئے، اس کے بعد پھر گورنمنٹ میں ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ اس دفعہ ایونٹ بھی نہیں کروا رہی ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایشوز ہیں، اور جو اپنا ہمارا فیڈرل میں جو PCB ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ ہے، ان کی طرف سے بھی کوئی توجہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ریاضت نے آپ کو بتایا کہ گراؤنڈ کے حوالے سے ہمارے پاس گراؤنڈ ایک ہی گراؤنڈ ہے، وہ بھی پراپر کرکٹ کے لیے بھی نہیں بنا ہوا ہے، وہ ایک پارک بنا ہوا تھا، اس کو بس ٹیمپریری طور پہ پچ بنایا ہے۔ ابھی سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ اپنا ایئرپورٹ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، اگر وہ ایئرپورٹ بھی ایکسٹینڈ ہوگا تو ہمارے پاس وہ گراؤنڈ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو میں جو آنے والی حکومت ہے میں ان سے مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جتنے بھی یہاں پہ ینگسٹر ہیں، چلو ہم ایک تو ہم خیر کھیل چکے ہیں، ہماری عمر بھی کافی ہو گئی ہے، جو ینگسٹر ہیں ان کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم کے لیے لازمی ہے کہ آپ گراس روٹ لیول سے آپ لڑکوں کو اٹھائیں۔ جب تک آپ کی اسکول میں آپ کو
अस्तूर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में बनने वाला 250 बेड पर मुश्तमिल हस्पताल अब तक मुकम्मल ना हो सका। हस्पताल मुकम्मल ना होने से शहरियों को इलाज मुआलजे में शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अस्तूर से गुलाम मुर्तज़ा। जी गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं अस्तूर गुरिकोट 50 बेड हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। नाज़रीन, बात करते हैं गुरिकोट 50 बेड हॉस्पिटल के हवाले से। गुरिकोट 50 बेड हॉस्पिटल गुज़श्ते कई सालों से ज़र अल्तवा का शिकार है। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की नाअहली और इंतज़ामी की नाअहली की वजह से ये अस्पताल दिन ब दिन खंडाट का मंजर पेश कर रहा है और उस वक्त ये अस्पताल यानी कि मवेशी और जिनपूत का मस्कन बन चुका है। मज़ीद मैं अपना कैमरे के ज़रिए आपका अस्पताल का यानी कि व्यू तो आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं मेरा कैमरे के अंदर यानी कि जिस तरह यानी कि अस्पताल की सूरत हाल है, आप ऊपर देख सकते हैं यानी कि इस वक्त ये अस्पताल यानी कि इसकी जो सीलिंग हुई है मुकम्मल तौर पर डैमेज है और उसके बाद जो एंट्रेंस के अंदर जो गेट है वो भी मुकम्मल तौर पर अभी नहीं ले चुका है। आपको इसका अंदरूनी मंजर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप मेरे कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप इस वक्त देख सकते हैं कि अस्पताल के अंदर मुकम्मल तौर पर ताले लग चुके हैं और इस वक्त यानी कि अस्पताल के अंदर ये देख सकते हैं कि आपकी मेरा आपका इस वक्त मुकम्मल तौर पर घास फूस और इसके बाद पत्ते यानी के अंदर जमे हुए हैं और मज़ीद आपको दिखाना चले कि इस वक्त यानी तमाम तरह अस्पताल के अंदर यानी कि ताले लग चुके हैं और उसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर गंदगी का ढेर यहाँ पर मौजूद है। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की नाअहली का ये सबसे बड़ा मुंह बोल का सबूत है। 2006 में ये टेंडर हो चुका था लेकिन अब तक ये प्रोजेक्ट ज़ेर अल्तवा का शिकार है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है। लिहाजा हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से गुजारिश है कि इस वक्त यानी कि अस्पताल का यानी कि फोकस किया जाए और मज़ीद मैं जानने की कोशिश करूँगा। इस वक्त मेरे साथ सियासी और सामाजिक कारकुन मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गुरिकोट 50 बेड अस्पताल के बारे में क्या कहेंगे। जी, इस वक्त मैं गुरिकोट 50 बेड हॉस्पिटल रोड में मैं मौजूद हूँ। नाज़रीन, बात करते हैं गुरिकोट 50 बेड हॉस्पिटल के हवाले से। गुरिकोट 50 बेड अस्पताल गुज़श्ते कई सालों से ज़ेर अल्तवा का शिकार है। हुकूमत की नाअहली की वजह से यह अस्पताल 3 मरतबा रिपेयर होने के बावजूद भी अब अपने असली हालत नहीं आ सका। मेरे साथ इस वक्त गुरिकोट के सियासी व सामाजिक कारकुन मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अस्पताल के बारे में क्या कहना है। मेरे साथ आतिश साहब मौजूद हैं, एडवोकेट। इनसे जानने की कोशिश क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत ही अच्छा एक इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया हॉस्पिटल के हवाले से। 2006 में इसका टेंडर हो चुका और इसका जो काम है वो आप के बकौल और यहाँ के जो लोग भी समझते हैं कि ज़ेर इल्तवा है सर अभी तक। और इसकी मेन वजह यह है कि जो गवर्नमेंट का अमला है और ठेकेदार जो है जिसने इस हॉस्पिटल का काम लिया था, इनके आपस की मिली भगत थी जिसकी वजह से वहाँ पे जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। वहाँ जब बारिश होती है तो छतों से पानी टपकता है और कोई जाके हाल लगाता है तो वो सीमेंट की जगह में उन्होंने रेत का ज़्यादा इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से रेत जो है नीचे आती है। और इस वक्त जो है हॉस्पिटल में वहाँ पे कोई अमला वहाँ पे मौजूद नहीं है। इसकी वजह ये हम ये स्टाफ वालों को क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। माशाल्लाह से हमारे हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ वाले हैं बहुत ही अच्छी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे जो सी क्लास जो डिस्पेंसरी है वहाँ पे वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटल की जहाँ तक बात की जाए तो हॉस्पिटल में स्टाफ ना होने की मेन वजह यही है कि वहाँ पे मतलब न तो बिजली है न तो पानी है और इस वक्त वहाँ पे मवेशियों का इस्तबल की सूरत वहाँ पे बन चुकी है। डॉक्टर साहब, इस इलेक्शन में यानी कि बरकत साहब पार्लियामेंट सेक्रेटरी बड़ा हेल्थ आए तो उसने कोई खातिर काम के उसके काम के बारे में क्या कहेंगे? जी देखें, बरकत जमील साहब एक्स पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ है। जहाँ तक उसकी बात की जाए तो उन्होंने अपनी एडीपी से एक खातिर ख्वां रकम जो है हॉस्पिटल के लिए दे दी थी और उस पे अभी एक दूसरा ठेकेदार जो है वहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन असल में बात यहाँ पे ये है कि जो स्टार्टिंग टेंडर हुआ था पहले का उसमें उस बिल्डिंग को उस तरह से नहीं बनाया गया, उस लेवल से नहीं बनाया गया है कि आज वहाँ पे जाके कोई डॉक्टर बैठे। अब डॉक्टर न बैठने की वजह भी यही है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर के रहने के लिए जगह नहीं है, रोड नहीं बना हुआ है और वहाँ पे जो है जो बिल्डिंग है वो बहुत ही नाकारा हो चुकी है। आप क्या कहेंगे चेयरमैन साहब का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पेशेंट बालाई इलाकों से और गिरिकोट से यहाँ पर पेशेंट बहुत सफ़र हो रहे हैं और यहाँ डॉक्टर और अमला ना होने की वजह से इस अस्पताल के इफ्तिताह और इस अस्पताल का रन ना होने की वजह से यहाँ मरीज़ बहुत सफ़र हैं। यहाँ मरीज़ों को रात के अंधेरे में जो कोई भी कैजुअल्टी होती है, क्या कोई डिलीवरी केस होता है तो इनको
को अस्तोर या गिलगित ले जाया जाता है और बड़ी परेशानी है। यहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं सेहत के हवाले से। इस हॉस्पिटल के अंदर अभी तक मेरे ख्याल में किसी किस्म के कोई खातिर खा सहूलत मौजूद नहीं है। मैं हुक्काम बाला से और निगरान वज़ीर आला से और वज़ीर सेहत से और मौजूदा डिप्टी कमिश्नर अस्तोर से गुजारिश करता हूँ कि इस अस्पताल को फिल फौरन रन करके यहाँ पर आवाम को आम की दहलीज पर उनको सेहत की सहूलतें फराहम करने की गुजारिश की जाती है। थैंक यू वेरी मच। जी साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बड़ा अफसोस का मकाम है। पहले तो ये है, हमारा जो अस्पताल बहुत ही गलत जगह में बना है। हर आदमी आने में बड़ी दुश्वारी होती है। आगे नाले से भी जो लोग मरीज़ आते हैं उनके लिए भी दुश्वारी है, तो खुद गुरकोट के लिए भी दुश्वारी है। उसके बाद जब इसका जो ठेका दिया गया, वो जो है ना ठेकेदार ने 2 नंबर काम करके बिल्डिंग को ख़राब कर दिया है। उसके बाद ठेकेदार और जो है ना तामीरात के जो अफसरान हैं, इंचार्ज थे, उनकी मिली भगत से आज तक वो बिल्डिंग ना कराए। उसके बाद ये है, वहाँ पर जो हुकूमत ने इतना करोड़ के जो सामान भेजा था कि अस्पताल नाकारा होने की वजह से, अस्पताल में इंतज़ामात ना होने की वजह से आधा सामान तो चोरी करके लोगों ने ले गए हैं और आधा भेज दिया है, आधा नाकारा हुआ है। मैं अफसोस कह रहा हूँ, पीछे पाकिस्तान की हुकूमत बड़े बड़े दावा कर रहे हैं। नून लीग की हुकूमत आती वो भी दावा कर रही है। उसके बाद पीपल पार्टी की हुकूमत आई, उसने भी बड़ा दावा किया है। आज इमरान खान की हुकूमत आई, मैं इमरान खान को साहब को ये अपील करता हूँ, आज इंसाफ का दिन है, आज इंसाफ की तारीख है, आज इंसाफ की हुकूमत है। लिहाजा हमारे गुरकोट के अस्पताल की देखभाल कीजिए। अस्तोर के 50 बेड के अस्पताल पर रहम कीजिए। जो ठेकेदारान हैं, जो इंतज़ामिया है, जिन्होंने करोड़ों रुपए का अस्पताल को नाकारा बना दिया है, उनको नेब के हवाले कर दिया जाए ताकि आइंदा ये काम न हो जाएगा। जी आप क्या कहेंगे अस्पताल के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा कि कोई 1 हफ्ता पहले मैं एक मरीज़ को लेके गया था ऊपर हॉस्पिटल में, बिजली नहीं थी, वो हॉस्पिटल में बिजली नहीं थी। यहाँ के लोग जो सियासत कर रहे हैं, इन लोगों के घरों में बिजली है और 50 बेड हॉस्पिटल के अंदर बिजली नहीं है। और मैं मरीज़ को लेके गया था, वहाँ कोई टेस्ट दिया, वहाँ एक डॉक्टर था, उसने टेस्ट दिया। वो टेस्ट के लिए मैंने इधर आके बिजली वालों को लेके स्पेशल लगवा के फिर उनसे टेस्ट करवाया। ये हॉस्पिटल नहीं, कोई हमें लग रहा है कि कोई यतीम खाना बनाए। इससे अच्छा तो हमारी गाय बकरियाँ अच्छी जगह में सेफ है। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा हमें आगाह करने का। नाज़रीन, आपने देखा मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में अस्तोर में 250 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल अभी तक मुकम्मल ना हो सका। वहाँ के लोगों से गुलाम मुर्तज़ा ने बात की, उन्होंने कहा कि हमें इलाज मुआलजे में बड़ी मुश्किलात है और यहाँ पर ना पानी है ना बिजली है। इसी के साथ खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए ahwalgb.com पर। अब मुझे सिल्वी खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।